हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई बायो में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं। ये चार्ट में कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, उस बॉक्स को फिल कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ओपनिंग है नोज की ओपनिंग है उसे हम नसल कैविटी कहते हैं। उसी के ठीक नीचे माउथ की ओपनिंग वाले कैविटी है उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। उसी के ठीक नीचे लैरिंक्स है, उसके बाद ट्रैकिया है, लेफ्ट ब्रोंकस है, इस ऐसा ही राइट ब्रोंकस भी होता है। फिर डायफ्राग्राम है, जो सबसे नीचे डोम शेप का आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है उसे हम डायफ्राग्राम कहते हैं। ये डायफ्राग्राम ही हमारे लंग्स को या फिर आप बोल सकते हैं थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। लंग्स को स्टोमच के पार्ट से अलग करता है डायफ्राग्राम। इसी के आगे ऐसा राइट लंग है, वैसे ही लेफ्ट लंग भी है, लेकिन जो ये बॉक्स था ये राइट लंग के लिए था तो मैंने राइट लंग लिख दिया है। इसी के नीचे छोटे छोटे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम एल्वली कहते हैं। एल्वली वही जगह है जहाँ पर आप रेस्पिरेशन करने के बाद ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन अपने ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस उसी रास्ते से होते हुए नसल कैविटी या नसल चैम्बर नोज से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। जो हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में एनर्जी कैसे बनती है। हमने कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट लेक्चर देख लिया था, उसमें हमने देखा था कि हमें एनर्जी किन चीज़ों से मिल सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होती। वो एनर्जी को बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो ये सब कहाँ पे होते हैं आप ये इमेज में देख सकते हैं कि कहाँ पे होता है। ये एक सेल का रफली डायग्राम है। इसके अंदर आप साइटोप्लाज्म देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म में होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद इस सेल के साइटोप्लाज्म में ही आप देखेंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म बोल सकते हो आप, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर है। उस लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती है। फिर देख लेते हैं एक एक करके सभी स्टेप्स को। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकॉन इसका मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन करना। ये ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मीनिंग होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके 2 पायरुविक एसिड बनाना, या फिर आप पायरुविक एसिड बोल दें या फिर आप पायरुवेट बोल दें, इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप और दो मॉलिक्यूल बनाता है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनता है और 2 मॉलिक्यूल NADH2 का बनता है। इसी के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। और इसी के बाद ये जो ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाने वाला है, लेकिन इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जो पायरुवेट, जिस प्रोसेस में पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में जो 2 पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। रिलीज़ करने के साथ साथ ये 2 NADH2 भी बना देता है और जो 2 कार्बोक्सिल एसिटाइल है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं या फिर हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड बना लिया है और पायरुविक एसिड ये इंटरमीडिएट स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने से थोड़ा सा पहले ही या वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जिसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसे जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम था हैंस क्रैब।
वो सर का नाम था हैंस क्रैब। और ये साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप होती है, इसे हम क्रैब साइकिल ही कहते हैं। ये क्रैब साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे आप TCA साइकिल बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट डायग्राम में ही देख लिया। इसके बाद इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2, FADH2, ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब इस प्रोसेस में हमें इससे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल में NaDH2 और FADH2 मिले हैं, वो इस रिएक्शन, इस चेन रिएक्शन, ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में वो एनर्जी का फॉर्म ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी ATP से ही एनर्जी गेन करती है, ना ही कि NaDH2 और FADH2 को। NaDH2 और FADH2 को ही यूटिलाइज करके ATP बनाया जाता है। इस प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो होता है वो F1 पार्टिकल में होता है, जो आपको मैंने इससे पहले वाले इमेज में लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर में दिखाया था, वही जगह है जहाँ पर ये ETC साइकिल होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर NaDH2 और FADH2 का ही को कन्वर्ट किया जाएगा ATP फॉर्मेशन में। इसी के साथ साथ जो हमें पास NaDH2 है वो 3 ATP दे देते हैं, और जो FADH2 है वो 2 ATP दे देते हैं। आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से हमें कितनी ATP मिली है। पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम जो इंटरमीडिएट स्टेप था, उधर पे कितना NaDH2 या ATP या FADH2 क्या मिला है। इसी के साथ साथ क्रैब साइकिल में हमें क्या मिला है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें टोटल 4 ATP मिलते हैं, लेकिन उस 4 ATP में से 2 ATP यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए जो नेट गेन है वो 2 ATP का होता है। इसी के साथ साथ 2 NaDH2 भी मिल जाता है, तो टोटल जो ATP हुआ वो हुआ 8 ATP। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, तो टोटल 8 ATP मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम है, जो इंटरमीडिएट स्टेप था, वहाँ पर 2 NaDH2 मिलता है, और हमें पता है कि एक NaDH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 2 NaDH2 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 ATP कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें नेट बेनिफिट कितना हुआ, तो 6 ATP मिल गए। इसी के साथ साथ जो क्रैब साइकिल होता है, उस क्रैब साइकिल में हमें 6 NaDH2 मिलता है और 2 FADH2 मिलता है। तो इस प्रोसेस में हमें टोटल 24 ATP मिलते हैं, ठीक है। हमें टोटल 38 ATP का बेनिफिट हुआ, या आप ऐसा कह सकते हैं टोटल 38 ATP मिला है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो 38 ATP किन किन प्रोसेस से मिला है, तो ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल और ETC साइकिल, इन तीनों का साइकिल का मिला के हमें 38 ATP मिला है। आप एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।